आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। 17 अक्टूबर को अबू धाबी में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी के विजन पर काम करने के दिए निर्देश। बॉर्डर इलाकों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी और सीएम धामी को दिया धन्यवाद। कहा, पीएम मोदी के आने से बढ़ेगा पर्यटन, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी मिलेगी गति। आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से खबर, जहां आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 16 अक्टूबर को दुबई और 17 को अबू धाबी में रोड शो करेंगे। राज्य में निवेश लाने के लिए सीएम धामी का विदेश दौरा है। अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। बता दें कि 2 दिवसीय ये यूएई दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो करेंगे। राज्यों में निवेश लाने के लिए सीएम धामी का विदेश दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। डोईवाला के फतेहपुर माजरी में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं, तो वहीं एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारे आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोकीब ने कहा कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने से खाली पड़े प्लॉट में जमा हो गया है, जिस कारण कि पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रेशर प्लॉट से पानी रिस कर उनके डेरों के आसपास जमा हो रहा है, जिस कारण पशुओं में बीमारी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। एक पशु मरने और एक के बीमार होने से वन गुज्जर को आर्थिक नुकसान हुआ है। गाय जो थी तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी। खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। बस हमारी इसी स्थिति में मर गई है। उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया, इनके क्रेशर पे सबको कह दिया, लेकिन जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो इनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आए थोड़ी बहुत देर में। वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं हमारी जी। हम तो यही चाहते हैं आपसे कि हमारी भरपाई हो जाए किसी तरह से, तो ठीक है जी। हमारी कहाँ सुनवाई है? कोई भी सुनवाई नहीं। कौन सुनेगा हमारी? आपके है उससे हो जाए तो ठीक है वो तो। और हमें पानी पी के ये गंदा, एक भैंस बंदी 10 महीने से 8 दिन कम थे बयाने को, वो कल मर गई। इसी मारे हमने नीचे ले गए भैंसों के साथ, वो उधर पड़ी है। उसकी हमने फ़ोटो फाटो तो कुछ नहीं ला रखी। फ़ोटो मंगवाना चाहता हम अभी ले आ जाते हैं। इसी पानी से ये गाय दिक्कत में, परेशानी में है। पानी में छोटे छोटे लोहार वो भी घुस गए, वो भी पानी पी रहे, वो भी दिक्कत कर रहे। हमें तो बहुत परेशानी आ रही। कलेसर के खड्डे से नीचा कुछ भी, इसमें भजन का खड्डा भरा था ये पानी का, उसमें से नीचे लीक निकाली थी जैसी की, उसमें पानी चल रहा। पानी बंद होना चाहिए, पानी बंद होना चाहिए। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे तमाम यूनियनों से जुड़े पदाधिकारियों से कहा
वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आम जन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार हर सरकारी संस्था का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान और मजदूर संगठन के साथ देश की ट्रेड यूनियन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देहरादून में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 30 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों की एक कन्वेंशन के दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ कि तमाम राज्यों की राजधानी में आगामी 26, 27, 28 को महापड़ाव होगा। जो किसानों की मांगे हैं, जो मजदूरों की मांगे हैं, उन सवाल को लेकर के और इस सरकार पर दबाव, मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि जो किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस महापड़ाव को सफल करने के लिए ये आज ये कन्वेंशन, राज्य स्तरीय कन्वेंशन डोईवाला में हो रहा है। इसकी तैयारी के लिए बस इतना। जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, इसमें राज्य स्तरीय आज सम्मेलन हो रहा है डोईवाला में, जो डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जो 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे राज्य का देहरादून में धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए चर्चा होगी। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ना ही एमएसपी की मांग हमारी पूरी हुई है, ना ही टहनी की इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त किया है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उसमें अभी तक माफ़ नहीं किए, कई लोग जेल में बंद हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया। साथ ही बिजली जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ, और जो निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे 3 दिन का, और पूरे राजधानी का घेराव होगा। इसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। पितृ अमावस्या पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितरों की पूजा की गई। नारायणी शिला के पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में किसी भी वजह से श्राद्ध नहीं कर पाता है, वो पितृ विसर्जनी अमावस्या को पिंड दान और श्राद्ध करता है तो पितरों को सदगति मिल जाती है। हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला भगवान की कमल विग्रह स्वरूप के बीच का हिस्सा है, जहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अमावस्या है वो पितृ विसर्जनी कहलाती है, अर्थात जो 16 दिन से हमारे घर में पधारे हुए पितृ थे, आज उनके विदाई दिवस है। तो आज जिन लोगों का किसी भी त्रुटिवश, ज्ञान अज्ञानवश या देशकाल परिस्थितिवश श्राद्ध छूट गया हो, आज के दिन उन लोगों के लिए तर्पण और श्राद्ध करके वो श्राद्ध की पूर्णता भी कर सकते हैं। साथ ही विशेष तौर पे जिन लोगों को पूरे श्राद्ध में अवसर ही ना मिला हो श्राद्ध करने का, तो भी आज सारे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करके पितरों को विदा कर सकते हैं। आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जिन लोगों की लुप्त तिथि होती है, अर्थात तिथि का प्राप्त ना हो, या जिन लोगों का घर से चले गए जिनका पता ही ना हो, उन लोगों का भी आज श्राद्ध किया जा सकता है। नारायणी शिला मंदिर में विशेष तौर पे लोग जो आज अपने पितरों के निमित्त दान करने के लिए और पिंड दान करने के लिए और साथ ही साथ अपने पितृदोष की मुक्ति के लिए लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के अप्रवासियों के लिए सीएम धामी ने अप्रवासी सेल गठित करने की घोषणा की थी, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि सीएम धामी ने 25 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो से पहले अप्रवासी सम्मेलन में ये घोषणा की थी। सीएम धामी ने प्राथमिकता दिखाते हुए 1 महीने से भी कम समय में आदेश जारी करा दिए हैं। अप्रवासी भारतीयों के लिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा।
चंपावत में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। इसे लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात की और 11 शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। वहीं डीएम को सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री धामी से छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द चंपावत जिले में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश देव ने बताया कि अगर जल्द जिले में शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो अभिभावकों को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के माध्यम से कल ही श्रीमान जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी से भी मुलाकात की और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाया। हमारा मानना है यदि सरकार समय रहते हुए जनपद में रिक्त पड़े सारे 11 शिक्षा अधिकारियों के पदों को नहीं भरा गया तो हम एक समाज के अंदर अभिभावकों को साथ में लेकर एक जन आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। देहरादून में संस्कृत विभाग 23 सालों में पहली बार एपन महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से प्राचीन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य व कला परिषद की नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने बताया कि इस प्राचीन कला को आर्थिक रूप से भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं उन पर भी एपन की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ ही बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये संस्कृति बहुत ही एक प्राचीन संस्कृति है और इसके तहत हम पूरा क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, उस दिन हम संस्कृति विभाग की ओर से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरा इसको जन जन तक पहुंचाने का, इसको एक विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए हम कल से इसका एपन महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इसमें क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, एपन के माध्यम से वस्त्रों में और जो हमारे चाहे उसमें बर्तन होते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा की थाली होती है, उसमें चित्रकला के माध्यम से भी एपन की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के द्वारा क्योंकि ये किया जाता है, एपन किया जाता है, उसमें कार्यशालाएं जो है हम संस्कृति विभाग के द्वारा इसमें आयोजित किए जाएंगे और उसमें महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इसको इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव रहेगा। इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश होगी तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अधिक देखने को मिलेगी। वहीं तेज बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा या 16 तारीख के हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेट विलेजों में 510 स्कीम बनाई गई है जिन पर शासन की संस्तुति हो चुकी है। ग्रामीण विकास अपर सचिव नितिका खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो सके। साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने पर शासन का पूरा जोर है ताकि प्लेग्राउंड में भी इन तमाम गांव में बन सके। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं रहते, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी सुविधाएं बढ़ सके और जीवन आसान हो सके।
10 स्कीम्स हैं अभी जो बनी है हमारी, 510 स्कीम्स हैं, बट अभी क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर की 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, तो जैसे शीप और पोल्ट्री यूनिट्स ही हैं, तो उस पर भी पशुपालन डिपार्टमेंट से आया था कि हम और कर सकते हैं। और उसके अलावा सर ने जैसे कुछ और स्कीम्स थी, जैसे इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं कि प्लेग्राउंड्स वहाँ होने चाहिए। लोग अगर वहाँ पे, क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस में ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, तो व्हेन पीपल आर देयर तो कम्युनिटी का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपस में बैठें, मिलें, कुछ करें, बिकॉज वहाँ पे हमें भी पता है कि कितना हार्श क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से हैं, अभी 510 का नंबर है, बट जो फाइनल नंबर्स होगा, जब वो फाइनल अप्रूव होके जाएगा। राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसके तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में विवेचना की जा रही है। बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उसी समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था, जहां रिकॉर्ड रूम से राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उसे समय की संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था। ऐसी ही संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर थी। जो मुकदमे की विवेचना की जा रही, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं, और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था, जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके अपने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है, उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी, और जो पूरी फेक थी, जो दस्तावेज चेंज किए गए थे, उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लोहाघाट से है, जहां पर ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक मोबाइल भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावती और इसके पालन में, और इसी अभियान के अंतर्गत जो है एएनटीएफ, एसओजी और थाना लोहागढ़ के टीम द्वारा जो एक स्थानीय युवक है जो यहाँ पे, जिसके बारे में सूचना मिली थी कि काफी समय से यहाँ पे स्मैक बेच रहा है, इसका नाम है विजय राय। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 12.10 ग्राम इसमें अवैध स्मैक जो है बरामद की गई है। ये अभियुक्त विजय राय के विरुद्ध जो है यहाँ पे थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत कर जो है इसको आज जो है माननीय न्यायालय जो है पेश किया जा रहा है। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम लोग उनके परिजनों को समझा भी रहे हैं कि जो स्मैक पी रहे हैं या स्मैक का नशा कर रहे हैं या अन्य कोई भी नशा कर रहे हैं, ये आदतें से छोड़ दीजिए। स्मैक या अन्य जो भी नशा आप लोग करते हैं छोड़ दीजिए, अन्यथा जो है आप सभी के विरुद्ध जो है हम लोग जो है नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे और एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आप लोगों को जो है जेल भेजा जाए। जनपद उत्तरकाशी में विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सैनिक दीपावली का आयोजन करेगा। यह आयोजन इस बार 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन के आयोजित किए जाने वाले इस सैनिक दीपावली को पूर्ण मेले के तौर पर सजाया जाता है और इस मेले से होने वाली कमाई को समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति, मेधावी छात्रों एवं आपदाओं में खर्च किया जाता है। इस मेले में आकर्षक कूपन की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें मात्र 250 के कूपन पर कार जीतने का मौका मिलता है, जिसमें जनपद के सभी लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। सैनिक दीपावली मेले का आयोजन 29 अक्टूबर को रन फॉर आर्मी होगा। 31 अक्टूबर से लेकर और 6 नवंबर तक हमारा सैनिक दीपावली मेला चलेगा, जिसमें कि लकी ड्रॉ, बच्चों के लिए झूला, चरखी, वाटर स्पोर्ट्स, महिलाओं के लिए कपड़ों की दुकानें और सरकारी स्टॉल भी हम वहाँ पे कुछ लगाएंगे। जैसे बैंक वाले आएंगे
अन्य जो स्टॉल हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। अगर आप लोगों का कोई काम पड़ता है तो आप लोग उस दौरान मेले में आएँ अधिक से अधिक संख्या में और वहाँ पे अपना काम भी करें और साथ में सैनिकों के इस मेले का आनंद लें। एक कूपन की कीमत 250 रुपये है, जिसमें कि 6 बड़े बड़े प्राइज हैं। प्रथम पुरस्कार कार, द्वितीय पुरस्कार 3 तोला सोना, तृतीय पुरस्कार 2 तोला सोना, 250 अन्य जो छोटे पुरस्कार टीवी, फ्रिज, टैबलेट इत्यादि उसमें आप लोग जीत सकते हैं। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति उत्तरकाशी विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक आज़ाद मैदान उत्तरकाशी में सैनिक दीपावली मेले का आयोजन करने जा रही है। इस मेले से प्राप्त आय तो हम लोग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं। और साथ ही जो हमारे सिविलियन भाई बहन किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं या उनकी किसी आपदा में मृत्यु हो जाती है तो उनको भी विश्वनाथ पूर्व सैनिक उस कठिन घड़ी में उनका सहारा बनकर उनको सहायता प्रदान करती है। इस बार मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो है लकी ड्रॉ के माध्यम से 250 रुपये में के टिकट में आपको टाटा पंच कार जीतने का एक सुनहरा मौका। खबर रुड़की से है, जहां पर आगामी 16 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से किसान सम्मान यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की पूर्व में दिए गए ज्ञापन की समस्याओं को याद दिलाया जाएगा। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि आज प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को मजदूर, किसान, महिला, पिछड़ा, युवा विरोधी बताया। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसान से सरकार की क्या प्रतिबद्धता है, किसानों को 10,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए, बिजली, पानी, अन्य देनदारी से किसानों को मुक्त किया जाए। सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांग के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और उसमें हमारी मांग है मुआवजा बढ़ाया जाए, जो आपदा का है मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 425 रुपये से ज़्यादा हो। इकबालपुर चीनी मिल का जो पुराना भुगतान है वो भुगतान प्रारंभ किया जाए। प्रदेश के किसान तैयार हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के किसानों को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है और उसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल का पर गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है उसको लेकर के किसान बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है। और किसान आप देखिएगा कि इस ट्रैक्टर रैली में आपको पूरे जिले का किसान एकजुट होकर के नजर आएगा और बड़ा परेशान होकर के लगातार हरीश रावत जी तो किसानों के सम्मान की बात करते रहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर सदन में भी और सड़क पर भी किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को किसान सम्मान यात्रा का आयोजन ट्रैक्टर के द्वारा किसान हमारे भाई नारसन से रुड़की तक ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचेंगे। पहले ही आपदा में उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आपदा के बाद आज उसको गन्ना जो है 200-250 रुपए कुंटल में बेचना पड़ रहा है। आज 3 महीने से जो धरने पर किसान बैठा हुआ है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। कोई मुख्यमंत्री लेवल का, कोई नेता लेवल का, किसी ने अगर पता नहीं, कोई उस तरह का अधिकारी भी उनके बीच नहीं पहुंचा है। तो आज कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में 16 तारीख को एक बहुत बड़ी, कम से कम भी 200-300 ट्रैक्टरों के साथ जो है गुरुकुल नारसन से रुड़की तक एक रैली निकाली जाएगी, ताकि सरकार की, हमारी मांग है सरकार से कि 425 के पार जो है इस बार गन्ने का भाव डिक्लेयर करें, शुगर मिल्स को जल्दी चलवाने का काम करें। आज दुनिया में एथेनॉल की और शुगर की बहुत डिमांड है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। और जो मुआवजा है किसान को, जो 1100 रुपए का इन्होंने जो एक टॉफी दिया है और उसको भी एक भाई के पास आ गया मुआवजा, 2 भाई को छोड़ दिया गया है। सरकारी अमला, खासकर जो पटवारी है, ये लेखपाल जो लोग हैं, वो सही से जांचने को, देखने तक को तैयार।
चंपावत जिले की लोहाघाट किमतोली सड़क बदहाल है, जिसके कारण रोज सैकड़ों यात्री वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मोहन पांडे और ग्रामीणों ने कहा कि नेपाल सीमा को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क में लंबे समय से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिला कोषाध्यक्ष मोहन पांडे ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, मरीजों के साथ साथ आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क में जल्द डामरीकरण करने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। सड़क डामरीकरण करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। किमतोली तक जो मुख्य मोटर मार्ग है उसमें कदम कदम पर जो है 1 से 1.5 फुट के जो है गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है। और ये सड़क जो है सैकड़ों गांवों को जोड़ते हुए नेपाल सीमा तक जाती है और इसमें नेपाल सीमा से जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार व्यक्ति है उसको लोहाघाट लाने तक बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इन गड्ढों में जो गड्ढे हैं उनकी वजह से जो मरीज है उनकी मौत तक भी हो जाती है रास्ते में। तो विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर संज्ञान लेते तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं होती। आप पूरी सड़क में देखिए, पूरी सड़क गड्ढों से पटी हुई है और लगातार जो है एक्सीडेंट का खतरा होता है और वाहनों में टूट फूट होती है। तो हम विभाग से भी और सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जाए, क्योंकि ये पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। नेपाल सीमा तक यह सड़क जाती है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।